सबको सादर नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हैं और जो प्रश्न आए हैं आज उस पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, सबको शुभकामनाएं इसलिए भी क्योंकि जो लोग लगातार क्लास आ रहे थे, मुझे लगता है कि 10 में से 8 प्रश्न जो क्लास में चर्चा हुए हैं वही आए हैं। और विशेष रूप से जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा, जो मैं 4-5 वीडियो शेयर किया था, उससे भी 2-3 प्रश्न आए हैं। तो शुरू करते हैं, समय व्यतीत न करते हुए इन प्रश्नों पर एक नज़र डाल लेते हैं और आपके दिल में जो धगधगी चल रही है कि हमारे आंसर सही हुए कि नहीं हुए, उसको हम चेक कर लेंगे। फटाक से अपना क्वेश्चन खोलिएगा और चेक कर लीजिएगा। पहला प्रश्न, जो कि पहले दूसरे क्लास में खूब चर्चाएं हुई, इस पर मैंने खूब रटवाया है आप लोगों को। पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, यह मत किसका है? चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है गवर्नर और दूसरा लेखक, इसके अलावा कोई होगा ही नहीं। गवर्नर का पिछले वीडियो में मैं चर्चा कर दिया हूं, तो ये किसका होगा? लेखक का। दूसरा प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान कहने वाले विद्वान कौन थे? तो इस पे भी चर्चा हुई है, मैं लिखवाया हूं बकायदे। कैटलिन, रूसो प्लेटो होगा नहीं, स्टर्न होगा नहीं, तो कैटलिन ही होगा शक्ति का विज्ञान कहने वाला। तीसरा प्रश्न है जिसको मैं बार बार लिखवाया भी हूँ, ये प्रश्न है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो अरस्तु की संरचना है। प्लेटो का रिपब्लिक और अरस्तु का पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है, सरकार पर दो संधियां किसकी रचना है? मतलब कि सामाजिक समझौते की दो संधियां किसकी बात का कौन इसकी बात कौन करता है? तो हॉब्स, लॉक, रूसो में इसकी बात लॉक करता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न जिसकी चर्चा मैं क्लास में नहीं किया हूं, वो प्रश्न है मानवीय, यहाँ माननीय अधिकार लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा पत्र में कितनी धाराएं हैं? तो 30 धाराएं हैं। चेक कर लीजिए आपने क्या लगाया है। अगला प्रश्न है कि राज्य उत्पत्ति का कौन सा अधिक संतोषजनक है? ये भी एकदम क्लास में चर्चा हुई है और इस पर हमने खूब बातें भी की है। इसका आंसर है विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण प्रत्यय लोकतंत्र लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड हो गया, 5-6 प्रश्न हो गए ना? हाँ, 6 प्रश्न। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, हाँ इसकी भी चर्चा क्लास में शायद नहीं हुई है। क्वेश्चन है, मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉर्ड ब्राइस है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इसकी चर्चा हुई है क्लास में, सुस्पष्ट द्विदलीय पद्धति किस देश में है? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ब्रिटेन और अमेरिका को लेकर के, हालांकि मुझे इसका आंसर अमेरिका, मुझे 99% लग रहा है, 1% में ब्रिटेन जाए, क्योंकि अमेरिका में एकदम सिक्योर है कि द्विदलीय पद्धति ही है। अगला प्रश्न है आपका 10वां और अंतिम प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में, कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन किसने किया है? तो थॉमस हेयर ने किया है। ये भी प्रश्न शायद क्लास में चर्चा नहीं हो पाई थी, तो शायद चलिए 10 में से 7 प्रश्न ऐसे हैं जिसकी चर्चा क्लास में कभी ना कभी हुई है, और जो लोग रेगुलर आए होंगे निश्चित रूप से मुझे लगता है 5 क्वेश्चन तो उन्हें एकदम जबान पे होगा, 2-3 क्वेश्चन वो इधर उधर किए होंगे। अच्छा, आगे तो आइए देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं। हाँ, ये है कि पिछले क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन, मुझे लगता है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैच हुआ है, ज्यादा क्वेश्चन मैच नहीं हुआ है। इसमें है कि लघुत्तरीय प्रश्न, सत्ता के कार्य क्या है? सत्ता के कार्य क्या है? सत्ता पे हमने खूब चर्चाएं की हैं, सत्ता पे मैंने नोट्स लिखाए थे। सत्ता के कार्य क्या है? सत्ता का कार्य शक्ति संतुलन को के साथ साथ जो है सामाजिक समरसता बनाने के लिए वो अपनी विधायी व्यवस्था के द्वारा शासन चलाने का काम करता है सत्ता। दूसरा है, राज्य उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या मैं किया हूँ और ये रिपीट किया गया क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में भी इसका मैं रिपीट किया हूँ कि शक्ति सिद्धांत में कहता है कि एक सेंटर हो जाता है, या फिर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, और वो सारी शक्ति अपने में संचित कर देता है, लोग मान्यता दे देते हैं, और उसके बाद मौत से न्याय की बात की जाती है, जिसके पास ज़्यादा शक्ति वही शक्तिशाली राज करेगा, बाकी लोग उसके अधीनता को स्वीकार करेंगे।
आंतरिक और बाह्य प्रभुसत्ता को समझाइए। इसकी चर्चा खूब हुई है क्लास में, बाकायदे लिखाया गया है आंतरिक प्रभुसत्ता क्या है और बाह्य संप्रभुता क्या है। आंतरिक मतलब अपने देश के अंतर संप्रभुता कैसे लगाई जाए, लोगों को कैसे नियंत्रण में रखा जाए, लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और बाह्य संप्रभुता का मतलब होता है कि अन्य देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, या अन्य देशों को हम बात मनवाने में कितने सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन के गुणों का उल्लेख कीजिए। एकदम से वीडियो में आया है और बाकायदे इस क्वेश्चन को सभी लोगों ने देखा भी होगा कि संसदीय शासन के गुण और दोष क्या क्या है, तो इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं। स्वस्थ जनमत के निर्माण में आने वाली कोई 3 बाधाएं बताइए। अशिक्षा है, गरीबी है, बेकारी है। हाँ, मतलब बेकारी मतलब कि रोजगार की कमी, ये सब चीज़ें अगर नहीं होगी, ये सब बाधाएं स्वस्थ जनमत में। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, अगर वो स्वस्थ होगा, अगर वो काम करता होगा, तो वो सही डिसीजन लेने में समर्थ होगा। लेकिन अगर वो गरीब होगा, अगर वो अस्वस्थ होगा, तो उससे कोई 500 रुपये, 1000 रुपये दे करके अपने को वोटिंग करवा सकता है, वोट दिलवा सकता है। आजकल के जैसे चुनाव में ऑलमोस्ट देखा जाता है कि जनप्रतिनिधि पैसा बांटते हैं और लोग उससे पैसा से शराब पीते हैं या फिर जो भी करते हैं, जाके वोट देते हैं, तो एक जनमत पे खराब इम्पैक्ट जाता है। तो स्वस्थ जनमत के निर्माण में 3 बाधाएं, आप इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। जो सामाजिक समस्याएं हैं उसको आप लिख सकते हैं। खास करके पहला हो गया अशिक्षा, शिक्षा नहीं होगी तो बड़ी समस्या होगी। गरीबी और बेकारी या बेरोजगारी, कुछ भी लिख सकते हैं। 3 समस्या आपकी ये हो गई। तो सेक्शन बी इस तरह से कंप्लीट होता है। अब आइए, अभी देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है। जो पिछले वीडियो में भी मैं चर्चा किया हूँ, क्लास में तो खूब किया ही हूँ, और बाकायदे इंटरनल टेस्ट में सब में भी ये प्रश्न चर्चा हुई थी कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। राजनीति विज्ञान क्या है, 3 परिभाषाएं ऑलरेडी वीडियो में अवेलेबल है, उसको मैंने लिखाया है, आप उसको देख सकते हैं। क्षेत्र का मैंने वीडियो बनाया है, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, प्रकृति क्या है, सबका वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धतियों को संक्षेप में वर्णन करिए। ये प्रश्न थोड़ा सा है, इस पे आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि इसके जो पद्धतियां हैं, इसके पद्धतियों को क्या क्या तो बोलते हैं, दिमाग से उतर रहा है। समय ना व्यतीत करते हुए मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। अगला प्रश्न फिर है, राज्य को परिभाषित कीजिए। फिर से परिभाषा दीजिए राज्य की, और इसके आवश्यक तत्व, 4 तत्व आवश्यक तत्व हैं। जनता, सरकार, संप्रभुता, और एक चीज और भूभाग, या फिर जनता कह लीजिए, भूभाग कह लीजिए, सरकार कह लीजिए और संप्रभुता। इन्हीं 4 चीजों को इसमें लिखना था, बाकायदे क्लास में लिखाया गया है। वीडियो इस पे शायद नहीं बना है, हाँ वीडियो नहीं बना है, खैर, लेकिन क्लास में खूब अच्छे से चर्चा हुई है इस प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न है, सॉरी 8वां नंबर नहीं, 8वें पेज पे है। इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा, कार्यों का मूल्यांकन करिए। लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य पे चर्चा हुई है, पिछले वीडियो में हुई है कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। मतलब कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना, जिससे उनका जीवन समुन्नत हो, उच्च हो। हाँ, और परिभाषा एवं कार्यों का मूल्यांकन करें। कार्य में क्या करेंगे कि जैसे शिक्षा को बढ़ावा देंगे, गरीबी कम करेंगे, बेकारी कम करेंगे। ये सब लोक कल्याणकारी राज्य का ही एक कॉन्सेप्ट है। महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, ये सब चीजें इसमें हो जाएंगी। अगला प्रश्न आइए, संप्रभुता से आपका क्या आशय है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बाकायदे क्लास में लिखाया गया है कि संप्रभुता क्या है, अंतिम शक्ति का पूर्ण अधिकार राज्य के पास। जिसके पास संप्रभुता नहीं होगी वह राज्य नहीं माना जाएगा। इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, बाकायदे क्लास में लिखाया हूँ, बहुत समय नहीं लूंगा इसमें। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए और लोकतंत्र की सफलता है तो आवश्यक शर्तों की विवेचना कीजिए। पिछले क्वेश्चन से डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा सार्वभौमिक है, और इसकी सफलता है तो आवश्यक शर्त है शिक्षा, संबंधित शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, स्वास्थ्य के। लोक कल्याणकारी राज्य में आपने जो जो कॉन्सेप्ट डाले हैं वो सारी चीजें यहाँ लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, आवश्यक शर्त पूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न जो है एकदम इसका वीडियो बना है, आप जाके बाकायदे आप उसमें चेक कर सकते हैं, और सबके ग्रुप में तो ये मैं शेयर किया ही हूँ। एकात्मक शासन की विशेषताएं एवं गुण दोषों का वर्णन कीजिए। एकात्मक और संघात्मक बाकायदे मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं,
और मैंने ग्रुप में छोड़े भी हैं। तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। बाकायदे मुझे आशा है कि सभी लोगों ने वीडियो देखा होगा और बाकायदे आंसर करके आए होंगे। अगला प्रश्न है, दबाव समूह की परिभाषा दीजिए, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। लास्ट प्रश्न है, दबाव समूह पे क्लास में लास्ट में चर्चा हुई थी। बहुत कम लोग शायद आए थे उस लास्ट में आप लोग, लेकिन दबाव समूह पे चर्चा हुई थी। हालांकि इस पे वीडियो नहीं है। इसके प्रकार और सारी चीज़ें मैंने चर्चा की थी कि कितने प्रकार हैं, क्या है दबाव समूह, कैसे ये काम करता है, सरकार पे किस तरह से प्रेशर बनाता है और कैसे अपना काम निकलवाता है। तो आशा करता हूँ कि हमारे सेमेस्टर में, इस सेमेस्टर में भी, प्रथम सेमेस्टर में जो बच्चे आए होंगे, अगर उन्होंने क्लास किया होगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो 50 से कम नंबर लाएंगे 70 में, क्योंकि उनके 5-6 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे। और अगर इस तरह से क्वेश्चन उन्होंने किया होगा तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन उन्होंने छोड़ा होगा। तो आई होप सबके क्वेश्चन अच्छे होंगे। अगले सेमेस्टर में मैं अभी से आपको गारंटी लेता हूँ कि अगले सेमेस्टर में कोई समस्या नहीं होने वाली है। हम और अच्छे तरीके से हर टॉपिक का एक अलग वीडियो बना देंगे। आप वीडियो देख लेना और आराम से क्वेश्चन कराना। अगले जो हमारे सेमेस्टर है उसमें संविधान को लेकर के सिलेबस संबंधित है, तो संविधान पे खूब चर्चाएं होंगी रेमेडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में भी। तो आप कोशिश करिएगा कि संविधान को समझना है, पढ़ना है, तो अभी से आप तैयारी करिए। 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट हो ही जाएंगी। कल से भी आप क्लास में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस चल भी रही हैं, आप उसमें आगे बैठ सकते हैं। हम और बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और भी क्लासेस के जो होंगे क्वेश्चंस तो मैं उसको भी बना दूंगा बहुत जल्दी। तो सबको धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग वीडियो को देखते रहें और अधिक से अधिक नंबर लाएं, महाविद्यालय का नाम आगे ले जाएं, आशा करते हैं आप सबसे। ठीक है, बस शुभ रात्रि, धन्यवाद।